हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। पसंद है तेरा वो आंखों से बोलना, बोलते वक्त तेरा वो मुझे देखना। पसंद है तेरा खिलकर मुस्कुराना, मुस्कुराते गालों पर डिंपल का पड़ना। पसंद है तेरी सारी शरारतें, चेहरे पे लेकिन सादगी का होना। पसंद है तुझ में शामिल होना, तुझसे जुड़कर खो जाना। जैसे ही कविता खत्म हुई वैसे ही हॉल में तालियां गूंज उठी। कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में अनिकेत अपनी कविता पढ़ रहा था। वहां मौजूद सभी को उसकी कविता पसंद आई थी। हर कोई अनिकेत की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि जिसके लिए उसने ये कविता लिखी थी वो रश्मि उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। उसके दोस्त स्टेज पर आए और उन्होंने अनिकेत को कंधे पर उठा लिया। तब उसने देखा कि रश्मि हॉल में से बाहर जा रही है। अनिकेत तुरंत नीचे उतरकर उसके पीछे चला गया। रश्मि, रश्मि! अनिकेत उसे आवाजें लगा रहा था, लेकिन रश्मि उसे अनदेखा करते हुए गुस्से से वहां से निकल जाती है। अनिकेत दौड़कर उसके पास जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, क्या हुआ रश्मि? तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई? मैंने ये खास तुम्हारे लिए लिखी थी, क्योंकि मैं तुमसे अपनी दिल की बात कहना चाहता था। रश्मि चिढ़ते हुए कहती है, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? मैं तुम्हें बस एक अच्छा दोस्त मानती हूँ और कुछ नहीं। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरे जैसी लड़की तुम जैसे लड़के से प्यार करेगी? मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे। मेरे लिए करियर से बढ़कर और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। उसकी बेइज्जती करते हुए रश्मि वहां से चली जाती है। रश्मि की नफरत भरी बातें सुनकर अनिकेत को काफी दुख होता है। उसका दिल टूट गया था और उसकी आंखों में पानी आ गया। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई, मानो कुदरत भी उसके साथ आंसू बहा रही हो। रश्मि और अनिकेत कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी। कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट हो, कहीं बाहर घूमने जाना या फिर एक साथ फिल्म देखना, सभी काम वो साथ मिलकर करते। दिन आगे बढ़ते गए और अनिकेत को रश्मि से प्यार हो गया। रश्मि दिखने में काफी सुंदर थी। गोरा रंग, बड़ी काली आंखें, कमर तक आते लंबे बाल, और जब वो मुस्कुराती तब उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थे। अनिकेत अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। अनिकेत को कविता लिखने का शौक था। तब उसके एक दोस्त ने उसे सुझाव दिया कि वो अपनी बात कविता के माध्यम से रश्मि के आगे रखे। अनिकेत ने तय किया कि आने वाले कल्चरल प्रोग्राम में वो अपनी कविता के जरिए रश्मि से अपने दिल की बात कहेगा। एक दिन कॉलेज कैंपस में एक पेड़ के नीचे बैठकर अनिकेत कविता लिख रहा था कि तभी वहां रश्मि आ जाती है। रश्मि कहती है, क्या कर रहे हो अनिकेत? रश्मि को देखकर अनिकेत तुरंत अपनी कॉपी और पेन छुपाते हुए कहता है, कहाँ, कुछ भी तो नहीं। रश्मि कहती है, झूठ मत बोलो अनिकेत, मैंने देखा तुम कोई कविता लिख रहे थे ना। बताओ कौन सी कविता लिख रहे थे? अनिकेत कहता है, वो एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। रश्मि खुश होते हुए पूछती है, क्या सरप्राइज है? उस पर अनिकेत कहता है, अभी नहीं, वो तुम्हें कल्चरल इवेंट में पता चल जाएगा, जब मैं ये कविता पढ़ूंगा। अनिकेत को लगा था कि रश्मि भी उसे चाहती होगी, लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा होता कहाँ है। अनिकेत ने अपनी कविता पढ़ी और वो रश्मि से सकारात्मक जवाब का इंतजार कर रहा था, और ठीक इसका उल्टा हो गया। अनिकेत टूटकर बिखर गया, जैसे किस्मत को उसका प्यार मंजूर न था। अब इस बात को 5 साल बीत चुके थे। रश्मि अब एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रही थी। उसने अपने निर्धारित लक्ष्य को पा लिया था। कभी कभार कॉलेज के दोस्तों से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करती। कॉलेज के कई दोस्त उसके संपर्क में थे,
लेकिन अनिकेत उस दिन के बाद उसे कभी नहीं मिला। रश्मि ने अपने बाकी के दोस्तों से उसके बारे में जानना चाहा। उसे सोशल मीडिया पर भी ढूंढा, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। रश्मि को अब काफी पछतावा हो रहा था। उस दिन गुस्से में वो उसे कुछ ज्यादा ही बोल गई थी और उसके बाद ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि वो कैसा है। इस बात का उसे अफसोस था। एक दिन उसकी कंपनी को एक बड़े रिसोर्ट के कंस्ट्रक्शन का काम मिला। इसी सिलसिले में रश्मि के बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। मै आई कम इन सर? बॉस कहते हैं, यस मिस रश्मि, कम इन। आपको कल रिसोर्ट की साइट पर जाना है। वहां जाकर आप पूरी जगह देख लीजिए। आपको वहां रिसोर्ट के मालिक मिस्टर देसाई मिलेंगे। उस जमीन का सटीक मेजरमेंट लेकर और ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और उसे मुझे मेल कीजिए। अगले दिन सुबह रश्मि ने अपनी काम की सभी चीज़ें कार में रखी और उस साइट पर जाने के लिए निकल पड़ी। रिसोर्ट की जगह शहर से 70 किलोमीटर दूर थी। कुछ दूर जाने पर उसे लगा कि कहीं वो गलत रास्ते से तो नहीं जा रही, इसलिए उसने गूगल मैप पर देखा तो उसमें अभी भी वो जगह 40 किलोमीटर दूर थी। रश्मि मैप फॉलो करते हुए जा रही थी, लेकिन काफ़ी देर बाद भी उसे रिसोर्ट की साइट नहीं मिली। उसने सोचा कि किसी को उस जगह के बारे में पूछते हैं, लेकिन हाईवे पर उसके अलावा और कोई नहीं था। एक दो गाड़ियां थी, लेकिन वो भी तेजी से चली गई। कुछ दूरी पर उसे एक गांव दिखाई देता है। शायद वहां के लोगों को पता हो उस जगह के बारे में, और भूख भी लग रही है। देखते हैं यहाँ कुछ होता है तो। ये सोचकर रश्मि वहां पर रुक जाती है। गांव में जाने वाला रास्ता कच्चा और काफी संकरा था, इसलिए उसने अपनी कार रास्ते के एक तरफ एक पेड़ के पास पार्क कर दी और गांव के अंदर चली गई। दोपहर का समय था। गांव सुनसान नजर आ रहा था। शायद सभी काम के लिए बाहर गए होंगे, ऐसा उसने अंदाजा लगाया। कुछ दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। रश्मि पास जाकर अंदर झांक कर देखती है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ए लड़की, क्या चाहिए तुम्हें? रश्मि चौंक गई। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसे देखकर रश्मि पूछती है, आप अचानक कहाँ से आई? अभी मैंने देखा तो आप यहाँ नहीं थी। वो बूढ़ी औरत बताती है, मैं जंगल में लकड़ियाँ जमा करने गई थी। वापस आ रही थी तो तुम्हें यहाँ देखा, इसलिए पूछा। रश्मि पूछती है, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है पीने के लिए? यही रुको, मैं पानी लाती हूँ। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत अंदर चली जाती है। वो औरत काफी अजीब लग रही थी। रश्मि को एक बात खटक रही थी। वो मन में सोचती है, इस औरत ने बताया था कि वो जंगल में लकड़ियां जमा करने गई थी, लेकिन लकड़ियां तो कहीं दिख नहीं रही। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत पानी लेकर बाहर आई। उसने रश्मि को पानी का ग्लास दिया। रश्मि पानी पीती, तभी उसे महसूस हुआ कि ग्लास में पानी नहीं बल्कि इंसानी राख है। उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। वैसे ही वो बूढ़ी औरत अजीब तरीके से हंसने लगी। ये देखकर रश्मि डरकर पीछे हट गई। औरत जोरों से हंसी जा रही थी। रश्मि ने वहां से भाग जाना ही सही समझा। रश्मि डरते हुए अपने मन में सोचती है, कितनी अजीब थी वो बूढ़ी औरत, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा। कुछ दूर आगे जाने पर उसे छोटा ढाबा दिखाई देता है। वहां पर लोग खाना खा रहे थे। यहाँ पानी तो मिलेगा और भूख भी लग रही है। ये सोचकर रश्मि वहां जाकर बैठ गई। वहां काम करने वाला लड़का रश्मि के पास आकर पूछता है, बोलिए दीदी, क्या लाऊं आपके लिए? रश्मि खाने का ऑर्डर देती है। कुछ देर बाद वो लड़का खाने के डिब्बे और प्लेट लेकर आया और उसने वो सब टेबल पर रख दिया। रश्मि को भूख लग रही थी। वो बर्तनों पर से प्लेट हटाती, तभी उसे कुछ बदबू आने लगती है, जिससे उसकी भूख मर जाती है। वो बदबू उन बर्तनों में से आ रही थी। उन खाने के बर्तनों में उसे कुछ हलचल महसूस होती है, और जब रश्मि बर्तन पर से प्लेट हटाकर देखती है तो डर की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उस बर्तन में एक कटा हुआ हाथ था जो हिल रहा था। वो हाथ अब उस बर्तन से बाहर आ जाता है, जिससे उसका धक्का पास ही में रखे दूसरे डिब्बे को लगता है, जिससे वो डिब्बा भी गिरकर खुल जाता है। उस डिब्बे में इंसानी आंखें थी जो रश्मि को घूर रही थी।
ये देखकर रश्मि कांप गई। अब वहां बैठे सभी लोग भी रश्मि को घूर कर देखने लगे। इतनी देर तक जो लोग नॉर्मल लग रहे थे वो सभी अब अजीब लग रहे थे। उन लोगों के शरीर जले हुए थे जिनमें से बदबू आ रही थी। वो लोग रश्मि की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। तभी वहां वो काम करने वाला लड़का आता है। उसका शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था और आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थी। वो लड़का उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाता है। उसके हाथ पर बस हड्डियां बची थी जिस पर शरीर का जला हुआ मांस चिपक कर लटक रहा था। रश्मि उस ग्लास को देखती है जिसमें पानी की जगह इंसानी खून था। रश्मि को डरा हुआ देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। उन लोगों की शैतानी हंसी सुनकर रश्मि एक जगह जम सी जाती है। वो हिल नहीं पा रही थी, लेकिन अगले ही पल खुद को संभालते हुए रश्मि वहां से भाग जाती है। वहां पर हुई इस घटना से रश्मि पूरी तरह से हिल चुकी थी। वो मदद के लिए फ़ोन लगाती है, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इस तरफ मिस्टर देसाई साइट पर रश्मि के आने की राह देख रहे थे। काफ़ी देर हो गई, फिर भी रश्मि अभी तक आई नहीं। इसलिए देसाई ने अपने मैनेजर को उसे फ़ोन लगाने के लिए कहा। रश्मि का मोबाइल आउट ऑफ कवरेज बता रहा था, इसलिए मैनेजर रश्मि के ऑफिस में फ़ोन लगाता है। मैनेजर देसाई से कहता है, सर मैंने मिस रश्मि को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका मोबाइल आउट ऑफ कवरेज बता रहा है, इसलिए मैंने उनके ऑफिस में फ़ोन किया तो उनके बॉस ने कहा कि मिस रश्मि सुबह ही साइट पर आने के लिए निकल चुकी है। ये सुनकर देसाई कहता है, अब तक तो उन्हें यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। मैनेजर कुछ सोचते हुए कहता है, सर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। कैसा शक? देसाई पूछता है। तब मैनेजर उसे बताता है, सर हमारी साइट की तरफ आने वाले रास्ते में एक गांव आता है। लोगों का कहना है कि वो गांव हॉन्टेड है। देसाई ध्यान से सुन रहा था। मैनेजर आगे बताता है, कई साल पहले की बात है। कहा जाता है कि एक बार उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा था, जिससे वहां पर भूखमरी फैल गई। लोगों ने मजबूरी में अपनी जमीनें वहां के एक बड़े साहूकार के पास गिरवी रखी। साहूकार लालची था। उसने गांव के लोगों को बिना बताए उनकी जमीनें किसी अमीर व्यापारी को बेच दी। उस बड़े व्यापारी को वहां पर एक फैक्ट्री बनवानी थी, लेकिन गांव के लोग इसके खिलाफ थे। इसलिए एक रात उस अमीर व्यापारी के आदमियों ने पूरे गांव में आग लगा दी। गांव जलकर खाक हो गया। कई लोग मारे गए। कहा जाता है कि जिस दिन ये मनहूस घटना घटी, साल में ठीक उसी दिन वो शापित गांव फिर से एक बार जाग उठता है और फिर उस गांव की अतृप्त आत्माएं लोगों को परेशान करती हैं। उस गांव में जो भी फंसा वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। अब तक न जाने कितने ही लोगों को उस गांव ने निगल लिया है। देसाई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है, ओह गॉड, ये तो काफ़ी डरावना है। मैनेजर कहता है, मेरी दुआ है कि मिस रश्मि ठाकुर के साथ ऐसा कुछ ना हुआ हो। रश्मि ठाकुर ये नाम सुनते ही देसाई की आंखों में एक चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर डर और चिंता झलकने लगी। उसे यूं तनाव में देखकर मैनेजर पूछता है, सर क्या हुआ आपको? आप काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं। देसाई हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे वहाँ जाना ही होगा। इतना कहकर देसाई ने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और तेजी से वहाँ जाने के लिए निकल गया। इस तरफ रश्मि मौत से अकेले जूझ रही थी। उसे कभी उन आत्माओं के हंसने की तो कभी रोने या चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो उस गांव से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। घूम फिरकर वो एक ही जगह आकर रुकती। उस शापित गांव ने किसी छलावे की तरह उसे अंदर कैद कर लिया था। वो रोने लगती है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। तभी उसे एहसास होता है कि सामने वाली घर की खिड़की से कोई उसे बुला रहा है। रश्मि पास जाकर देखती है तो वहां पर उसे एक लड़का और एक लड़की दिखाई देते हैं। वो लड़की कहती है, प्लीज़ डरो मत, हम भी तुम्हारी तरह इस गांव में फंस गए थे और हमने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन कभी निकल ही नहीं पाए। ये गांव किसी छलावे की तरह है। इसमें अंदर आने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। हम दोनों ने यहीं पर अपनी जान गंवाई, लेकिन हमारी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिली। हमारी आत्माएं भी यही कैद होकर रह गई। यहाँ पर फंसे तुम जैसे कई लोगों को हम मदद करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी आत्माओं को भी मुक्ति मिल सके, लेकिन अब तक एक भी इंसान यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए हमें भी मुक्ति नहीं मिल पाई।
अगर सूरज ढलने से पहले तुम यहाँ से नहीं निकल पाई तो तुम भी हमारे जैसे यहीं पर फंसकर रह जाओगी। तो जल्दी करो, और एक बात याद रखना, ये गांव एक छलावा है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा रखना। इस तरफ देसाई अब उस गांव के नजदीक आ पहुंचा। उसे वहां पर एक कार दिखाई देती है। हो ना हो रश्मि इसी गांव में फंसी होगी, इस बात पर उसे यकीन हो गया। वो बिना कुछ सोचे समझे गांव के अंदर घुस जाता है। अंदर आने पर उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है और उसकी वही जंगल से लकड़ियां लाने की कहानी। जो कुछ भी रश्मि के साथ हुआ वो सब देसाई के साथ भी दोबारा दोहराया जा रहा था, मानो किसी तरह का कोई टाइम लूप या समय का फंदा हो, जिसमें समय की एक विशेष अवधि को फिर से दोहराया या फिर अनुभव किया जाता है। ये पुनरावृत्ति चक्र एक से अधिक बार भी हो सकता है। हालांकि सामान्य लूप अपरिवर्तित और स्व उत्पन्न होते हैं, जबकि टाइम लूप लगातार रीसेट होता रहता है जब एक निश्चित स्थिति पूरी होती है, जैसे किसी की मृत्यु या एक निश्चित समय पर पहुंचने वाली घड़ी। लूप फिर से शुरू होता है। मुमकिन है कि एक या अधिक लोगों के साथ, जो पिछले लूप की यादों को बनाए रखकर आगे जारी रहता है। देसाई भी अब इसी तरह के किसी फंदे में फंस चुका था। वो चलते चलते थोड़ा आगे आ जाता है, तब उसे कहीं से रोने की आवाजें आती है। वो थोड़ा पास जाकर देखता है तो उसे वहां अर्थी पर किसी आदमी की लाश दिखाई देती है। आसपास कुछ लोग शोक प्रकट कर रहे थे। देसाई जैसे ही थोड़ा आगे आता है वैसे उस आदमी का प्रेत उठकर बैठ जाता है। और देसाई की तरफ देखकर हंसने लगता है। अब वो प्रेत रेंगते हुए देसाई की तरफ बढ़ रहा था। ये दृश्य देखकर देसाई की हालत खराब हो गई और डर के मारे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उस प्रेत ने देसाई को झपट लिया। देसाई नीचे गिर पड़ा। तभी जोर के झटके से वो प्रेत उछलकर दूर फेंका जाता है। उसे पता ही नहीं चला कि अभी भी क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे अपने गले में कोई चीज चमकती नजर आती है। सूरज की रोशनी से वो चीज चमक रही थी। बाद में देसाई को पता चलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि उसने पहना हुआ एक लॉकेट था जिसमें ओम बना हुआ था। भगवान का नाम लेकर देसाई फिर से रश्मि को ढूंढने निकल पड़ता है। वो रश्मि को हर तरफ ढूंढ रहा था। इस तरफ रश्मि खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उसे कई अनजान और अमानवीय घटनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनसे बचते हुए रश्मि सावधानी से आगे बढ़ रही थी। रश्मि, रश्मि! इस तरफ उसका नाम पुकार कर देसाई उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। रश्मि उसकी पुकार सुन लेती है। कोई उसे बचाने आ गया है, ये बात जानकर उसे खुशी होती है। वो उस आवाज की दिशा में चल पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। अब तक के उसके बुरे अनुभव के चलते वो सतर्क हो जाती है। वो आवाज की उल्टी दिशा में भाग रही थी। देसाई उसे दूर से देख लेता है। वो उससे बचकर भाग रही थी। देसाई उसे आवाज लगाते हुए कहता है, रुको रश्मि, भागो मत। पर रश्मि उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। वो भागकर एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। देसाई वहां जाकर देखता है, तब तक रश्मि गायब हो चुकी थी। वो उसे कहीं नजर नहीं आती। देसाई कहता है, रश्मि कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। इस तरफ रश्मि अपना मुंह हाथों से दबाकर छुप कर बैठी थी। देसाई कुछ सोचता है और प्यार भरे भाव से कहता है, पसंद है तेरा वो आंखों से बोलना, बोलते वक्त तेरा वो मुझे देखना, पसंद है तेरा वो खिलकर मुस्कुराना, मुस्कुराते गालों पर डिंपल का पड़ना। उन शब्दों में एक लगाव था, प्यार और अपनेपन का एहसास था। जब रश्मि कविता में पिरोए उन शब्दों को सुनती है तब उसे अनिकेत की याद आती है। कुछ सोचते हुए रश्मि कहती है, ये कविता तो अनिकेत की है, मतलब अनिकेत। उसने बाहर आकर देखा तो उसके सामने अनिकेत खड़ा था, अनिकेत देसाई। अनिकेत को देखकर रश्मि दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके गले से लग गई। उसका मन भर आया। इतने सालों से उसके मन में बना भावनाओं का बांध टूट गया। अनिकेत से लिपटकर वो रोने लगी। अनिकेत उसे हिम्मत देते हुए कहता है, खुद को संभालो रश्मि, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सूरज ढलने वाला है। रश्मि खुद को संभालते हुए कहती है,
हाँ, लेकिन कैसे निकले यहाँ से? मैंने बाहर जाने वाले रास्ते को काफी ढूंढा, मगर वो रास्ता मुझे मिला ही नहीं। अनिकेत कहता है, चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। वो दोनों रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी जमीन कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज जमीन के अंदर से बाहर निकल रही हो। जमीन को चीरते हुए अंदर से कुछ हाथ बाहर आते हैं, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। अब जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा पड़ चुका था, जिसमें से कुछ सड़े हुए मृत शरीर बाहर निकल आए, जिनमें से बदबू आ रही थी। वो सभी रश्मि और अनिकेत को घेर लेते हैं। अब उन्होंने दोनों को पकड़ लिया था। धीरे धीरे उनका शिकंजा कसता जा रहा था। अनिकेत फुर्ती से अपने गले में से वो ओम की निशानी वाला लॉकेट निकालता है, जिसमें से काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे वो सभी मुर्दे जलकर खाक हो जाते हैं। अब शाम हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था और कुछ देर में सूरज भी ढलने वाला था। वैसे ही उन दोनों की चिंता भी बढ़ने लगी। रश्मि घबरा कर कहती है, सूरज ढल रहा है और अब तक हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब क्या होगा अनिकेत? अनिकेत उसे हिम्मत देते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा रश्मि, हम बाहर जरूर निकलेंगे। इतना कहकर वो दोनों फिर से रास्ता खोजने में जुट गए। चलते चलते वो दोनों एक मोड़ पर आकर रुके। वहां पर दो रास्ते थे जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, इसलिए कौन सा रास्ता चुने इसे लेकर दोनों कंफ्यूज थे। एक रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ था और जहां पर थोड़ा अंधेरा था, और दूसरा रास्ता ठीक था जहां पर थोड़ी रोशनी थी। अनिकेत उस दूसरे रास्ते की ओर देखते हुए कहता है, हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, यहाँ पर उजाला है। तभी रश्मि को इस गांव में फंसी हुई उस लड़की की आत्मा ने बताई हुई बात याद आती है कि ये गांव एक छलावा है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं। रश्मि कुछ सोचते हुए कहती है, रुको अनिकेत, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, ये रास्ता एक जाल हो सकता है। क्या करें, कौन सा रास्ता चुने? वो दोनों ये बात सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें उस गांव के लोगों की अतृप्त आत्माओं का शोर सुनाई देता है। वे सभी उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। आपातकालीन परिस्थिति थी, जल्दी से उन्हें कोई फैसला करने की जरूरत थी, नहीं तो वो बुरी आत्माएं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। उन दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो दोनों कौन से रास्ते से जाए। अनिकेत ने अपनी आंखें बंद की और हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ। तब अनिकेत के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो उस रोशनी वाले रास्ते की तरफ मुंह करते हुए जय श्री राम का जयघोष लगाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। अब उस अंधेरे रास्ते की तरफ मुड़कर अनिकेत फिर से राम नाम का जयघोष करता है, और अगले ही पल दूसरी तरफ से जय श्री राम ऐसी आवाज गूंज उठी। अनिकेत ने रश्मि का हाथ पकड़ा और दोनों उसी रास्ते से भागने लगे। तभी हवाएं चलने लगी, जिससे पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगी। पीछे वो अतृप्त आत्माएं आक्रोश कर रही थी, लेकिन वो दोनों बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रोशनी दिखाई देती है। वो सही सलामत गांव से बाहर आ गए, जिससे उस गांव में कैद बाकी की निर्दोष आत्माएं मुक्त हो गई। थोड़ी दूर पर उनकी कार खड़ी थी। रश्मि कहती है, थैंक्स अनिकेत, अगर आज तुम ना होते तो। अनिकेत उसे बीच में टोकते हुए कहता है, कुछ नहीं होने देता मैं तुम्हें। रश्मि उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, कितनी बातें करनी है तुमसे, कितना कुछ पूछना है तुमसे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें सॉरी बोलना है। उस पर अनिकेत कहता है, मुझे भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन पहले हमें घर जाना चाहिए। तुम्हारे मम्मी पापा चिंता कर रहे होंगे। चलते चलते उन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों को छू रहे थे। रश्मि अनिकेत की ओर देखकर धीरे से पूछती है, क्या तुम्हारी शादी हो गई? अनिकेत ना में अपना सिर हिलाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों की आंखें बहुत कुछ बयां कर रही थी। अनिकेत और रश्मि एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक स्टोरीज।